नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अलवर दौरे पर आए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को नहीं हराया तो देश के और हालात खराब हो सकते हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में भाजपा इसी राज्य में चुनाव जीती है। आज वहां आगजनी में लोग और उनके घर जलाए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कहां हैं, वो एक बार भी इस पर नहीं बोले हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अपना एक राज्य जल रहा है तो अमेरिका जाने से क्या फायदा है। मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं बोला है, जबकि भाजपा को जनता ने नॉर्थ ईस्ट में चुनाव जिताया था। पहलवानों के आंदोलन पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब वो पहलवान पदक जीतकर आती हैं तो प्रधानमंत्री उन्हें चाय पर बुलाते हैं, लेकिन जब वो आरोप लगाती हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उन बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत है। मैं चाहता हूं कि सभी पहलवान राजस्थान में आकर 3-4 मीटिंगें करें और भाजपा की असलियत को बताएं। उन्होंने कहा कि महिला पहलवान अगर राजस्थान में आकर भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ सभा करें तो निश्चित रूप से केंद्र नाक रगड़ने पर आ जाएगा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। खड़गे का आरोप है कि मालवीय ने दुष्प्रचार और लोगों को उकसाने के उद्देश्य से राहुल गांधी से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था। उन्होंने इस संबंध में थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। प्रियंक ने अपनी शिकायत में कहा है, लंबे समय से बीजेपी के आईटी हैंडल जहर उगल रहे हैं और झूठी खबरें फैला रहे हैं। दरअसल आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने 17 जून को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की थी। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, राहुल गांधी खतरनाक हैं और एक कपटी खेल खेल रहे हैं। इस वीडियो को लेकर खड़गे ने कहा, इस वीडियो के जरिए न सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की गई, बल्कि सांप्रदायिक कलह को भड़काने और पार्टी और उसके नेताओं के व्यक्तित्व को गलत तरीके से पेश किया गया। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस खबर को रीट्वीट कर कहा है कि नफरत का इलाज कानून से किया जाएगा। इम्फाल पश्चिम में रविवार देर रात गोलीबारी में सेना के एक जवान के घायल होने के कुछ घंटों बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि अगर ऐसी घटनाएं नहीं रुकी तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अब मैं सुरक्षा को लेकर एक समीक्षा बैठक करने जा रहा हूं। ये कैसे हुआ और भविष्य में इसे कैसे रोका जा सकता है। इस तरह की चीज़ों को तुरंत रोकना चाहिए, नहीं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि मैं मैतेई लोगों से भी अपील करता हूं, जिनके पास हथियार हैं वो किसी भी चीज़ पर हमला ना करें। मणिपुर में हिंसक हालात को लेकर सरकार में बीजेपी के सहयोगी एनपीपी ने कहा है कि अगर सरकार अपने लोगों की सुरक्षा करने योग्य नहीं है तो सरकार विफल हो गई है और उनको बने रहने का कोई अर्थ नहीं है। एनपीपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाई जॉय कुमार सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में कहा है कि जब तक हम भी सरकार में हैं हमारी भी जिम्मेदारी है और मूक दर्शक नहीं बन सकते हैं। अभी देखो मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, ऑफिसों को तोड़ा जा रहा है, अब आगे क्या होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई सुधार नहीं दिखेगा तो हमें सरकार के साथ अपने समीकरण पर पुनर्विचार और समीक्षा करने के लिए मजबूर होना होगा। उन्होंने कहा, ये सरकार गिराने के लिए मकसद नहीं है, बल्कि उनकी सरकार बनी रह सकती है, लेकिन हम शांत नहीं रह सकते हैं और ऐसा होते हुए हम देख नहीं सकते हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर एनपीपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जॉय कुमार सिंह ने कहा कि अमित शाह के दौरे के बाद हालात बद से बदतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा के लिए 1.5 महीने से अधिक समय हो गया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर ने बहुत हिंसा पहले भी देखी है, लेकिन उसको हमने संभाल लिया था, लेकिन इस बार इसको सही से संभाला नहीं गया है। उन्होंने कहा कि की गई कार्रवाई प्रतिक्रियाशील थी, न कि सक्रिय थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी के अलग अलग जिलों में भीषण गर्मी और लू के चलते 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। अकेले बलिया जिले में 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इससे पता चलता है कि तमाम बड़े बड़े दावों के बावजूद प्रदेश में गर्मी एवं लू की मार से निपटने के लिए बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि सभी पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और प्रदेश के अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था चौक चौबंद की जाए। तमिलनाडु के गिरफ्तार बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को निजी अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति देने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जून को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। सेंथिल बालाजी को ईडी ने 13 जून को कैश फॉर जॉब स्कैम के केस में गिरफ्तार किया था। ये मामला कथित तौर पर 2011 से 2016 के बीच का है, जब वो AIADM के सरकार में परिवहन मंत्री थी। सेंथिल बालाजी के परिवार ने उनकी गिरफ्तारी के तरीके को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। परिवार ने इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल कावेरी में
ट्रांसफर करने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने उनके इलाज के लिए सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। ईडी मद्रास हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक को गले में पट्टा डालकर सड़क पर घुमाने, कुत्ते की तरह भौंकाने को मजबूर करने और उसे जमकर प्रताड़ित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल का यह सनसनीखेज मामला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सामने आया। वायरल हुए वीडियो में एक युवक को गले में पट्टा बांधकर घसीटते हुए दिखाया गया है। वो सड़क पर घुटनों के बल बैठा है। वीडियो में दिख रहा है एक अन्य शख्स पट्टा पकड़े हुए है। वो युवक को कुत्ता बनाकर भौंकने के लिए कह रहा है। उस वीडियो में पीड़ित युवक कह रहा है, मैं मियाँ भाई भी बनने के लिए तैयार हूँ। बता दें, वीडियो में पीड़ित घुटनों के बल बैठा हुआ है, गले में पट्टा बांधा हुआ है। एक आरोपी बेल्ट खींचकर उसका गला कसते हुए कहता है, कुत्ता बन, बोल भाई सॉरी। पीड़ित युवक कहता है, साहिल भाई मेरे बाप हैं, मेरे भाई के बड़े भाई हैं। आरोपी कहता है, बोल फैजान भाई मेरे भी पापा हैं। युवक कहता है, फैजान भाई मेरे भाई हैं, मेरी माँ उनकी भी माँ है, उनकी माँ मेरी माँ है। इतने में एक अन्य आरोपी कहता है, ये कैसी हरकतें कर रहा है तू, मैंने तेरा क्या किया था। युवक जवाब में कहता है, साहिल भाई अपनी माँ की कसम, मैंने आपसे सॉरी बोल तो दिया है, स्टोरी पर देखो ना। बेल्ट पकड़े आरोपी कहता है, कुत्ते की तरह भौंक। पीड़ित उनसे कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, आपके दोस्तों ने कराया है सब। फिल्म आदिपुरुष को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब करणी सेना ने फिल्म से जुड़े लोगों को चेतावनी दी है और कहा है कि धार्मिक ग्रंथ की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने मध्य प्रदेश में राजगढ़ के ब्यावरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धमकी देकर कहा कि उनके संगठन के लोगों को फिल्म के जो भी पात्र मिलेंगे वो उन्हें चांटा मारेंगे। शेखावत ने कहा कि वो किसी भी तरह से धार्मिक ग्रंथ की अवहेलना बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म में हिंदू देवी देवताओं के वस्त्र भी ठीक नहीं है, वस्त्र को लेकर भी चूक हुई है। शेखावत ने कहा कि धार्मिक ग्रंथ मनोरंजन की चीज नहीं है, इसे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष इंदर सिंह राणा ने फिल्म के लेखक मनोज मुंतशिर को चेतावनी देते हुए कहा, करणी सेना तेरा जल्दी हिसाब करेगी। आदिपुरुष फिल्म को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जम्मू कश्मीर के जम्मू और मध्य प्रदेश के कई शहरों में हिंदूवादी और दूसरे संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके पहले महाराष्ट्र के पालघर में रविवार को फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की गई। सोमवार को लखनऊ के हजरतगंज में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों के हाथ में पोस्टर थे जिसमें फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत, संवाद लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला को सनातन धर्म का विरोधी और देशद्रोही बताया गया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। उन्होंने फिल्म के बॉयकॉट की अपील की। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आदिपुरुष फिल्म को लेकर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। जबलपुर, इंदौर और दूसरे शहरों में फिल्म को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र में पालघर के नालासोपारा में रविवार को हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल में घुसकर फिल्म आदिपुरुष की स्क्रीनिंग को रोक दिया। आदिपुरुष को लेकर चल रहे विवाद के बीच फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला को मुंबई पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया। फिल्म को लेकर भारी बवाल और हंगामे के बीच मनोज मुंतशिर ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने खतरे का अंदेशा जताया। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस मामले में जोरदार तंज कसा है। अखिलेश यादव ने लिखा, जो राजनीतिक आकाओं के पैसों से एजेंडा वाली मनमानी फिल्में बनाकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी फिल्मों को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र देने से पहले उनके राजनीतिक चरित्र का प्रमाण पत्र देखना चाहिए। क्या सेंसर बोर्ड धृतराष्ट्र बन गया है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स पर महापुरुषों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि फिल्म में मनोज मुंतशिर और ओम राउत ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, विद्वान रावण, आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण और सेवक हनुमान से गुंडे, मवाली और टप्पुरियों की भाषा बुलवाकर महापुरुषों की मर्यादा गिराई है। मौर्य ने पूछा, क्या इससे हिंदू धर्म के ठेकेदारों व सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ है? अगर हुआ तो आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु संत और धर्म के ठेकेदार किस चूहे के बिल में घुस गए? उन्होंने कहा कि मानस की कुछ चौपाइयों के अंश को संशोधित और प्रतिबंधित करने की जब उन्होंने मांग की थी तो उन्हें लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन आज वही लोग चुपचाप बैठे हैं। बता दें, फिल्म विवादों में घिरी हुई है। हालांकि रविवार को फिल्म आदिपुरुष में डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने घोषणा की कि लोगों की नाराजगी को देखते हुए फिल्म के डायलॉग बदले जाएंगे, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो रहा है।
गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। बीते 18 जून को ये घोषणा की गई। इस प्रकाशन को ये पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए ये दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई है। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा है। कांग्रेस पार्टी के सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर के गीता प्रेस को दिया जा रहा है, जो कि अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। अक्षय मुकुल की 2015 में आई एक बहुत अच्छी जीवनी है। इसमें उन्होंने इस संगठन के महात्मा के साथ तकरार भरे संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चली लड़ाइयों का खुलासा किया है। ये फैसला वास्तव में एक उपहास है और ये सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। द टेलीग्राफ के मुताबिक गीता प्रेस के कर्ता धर्ता हनुमान प्रसाद पोद्दार और गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोविंदका उन 25,000 लोगों में शामिल थे जिन्हें 1948 में गांधी की हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया था। अपनी किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया में अक्षय मुकुल लिखते हैं कि गीता प्रेस और महात्मा के बीच जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर गहरी असहमति की एक श्रृंखला के बाद हरिजनों के लिए मंदिर प्रवेश और पूना पैक्ट जैसे मुद्दों पर संबंध तेजी से बिगड़ गए। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी पर पोद्दार के विचारों को बदलने के गांधी के सर्वोत्तम प्रयास विफल रहे। गांधी के खिलाफ पोद्दार का कटाक्ष 1948 तक कल्याण के पन्नों में जारी रहा। बताया गया है कि 1948 में गोविंदका और पोद्दार की गिरफ्तारी के बाद जीडी बिड़ला ने दोनों की मदद करने से इनकार कर दिया और जब सर बद्रीदास गोयनका ने उनका मामला उठाया तो विरोध भी किया। बिड़ला के लिए दोनों सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे बल्कि शैतान धर्म का प्रचार कर रहे थे। गीता प्रेस ने महात्मा की हत्या पर चुप्पी बनाए रखी। जिस व्यक्ति का आशीर्वाद और लेखन कभी कल्याण के लिए इतना महत्वपूर्ण था और अप्रैल 1948 तक पोद्दार ने गांधी के साथ अपनी विभिन्न मुलाकातों के बारे में लिखा था, लेकिन बाद में उसके पन्नों को गायब कर दिया गया। अक्षय मुकुल की किताब कहती है कि गीता प्रेस ने न केवल हिंदू एकजुटता, पवित्र आत्म पहचान और आदर्श सांस्कृतिक मूल्यों की घोषणा करने के लोकप्रिय प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि हिंदू राष्ट्रवाद के रंगमंच में एक खिलाड़ी के रूप में भी 1923 के बाद से हर महत्वपूर्ण मोड़ पर आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ और भाजपा के बहुसंख्यक आख्यान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। गीता प्रेस को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले से बाहर नहीं निकल पा रही है। उन्हें लगता है कि सारे नोबेल पुरस्कार, सारे सम्मान वो सिर्फ एक ही परिवार के घोंसले में सीमित रहने चाहिए। गीता प्रेस ने देश के संस्कार, संस्कृति और देश की समावेशी सोच को सुरक्षित रखा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि ना वहां कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही कोई घुसा हुआ है और ना ही कोई हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आज ही के दिन 3 साल पहले प्रधानमंत्री ने चीन को एक क्लीन चिट दी थी। उन्होंने तब जो कहा था उसे सुनिए। उनकी क्लीन चिट ने भारत को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और आगे भी नुकसान पहुंचाता रहेगा। क्लीन चिट देने के बाद से संसद और बाहर दोनों ही जगहों पर पीएम की लगातार चुप्पी ने बातचीत में भारत की स्थिति को कमजोर किया है। जम्मू और कश्मीर में सोमवार को एक निर्वाचित सरकार के बिना 5 साल पूरे कर लिए गए हैं। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली में देरी को लेकर मुख्यधारा की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से तीखा हमला किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने तंज भरे अंदाज में कहा है, लोकतंत्र वहां खत्म हो जाता है जहां से जम्मू कश्मीर शुरू होता है। उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा है, लोकतंत्र हमारी शिराओं में है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारत लोकतंत्र का मंदिर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय महान मायने वाले ऐसे शब्दों को हाथों हाथ लेता है और उन्हीं उबाऊ बातों को दोहराता है। उन्होंने आगे लिखा है कि इस बीच जम्मू कश्मीर ने केंद्र के शासन के अधीन 5 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र वहां खत्म हो जाता है जहां से जम्मू कश्मीर शुरू होता है। वहीं पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान ने कहा है कि पूरे देश और उसके नेतृत्व को खुद को लोकतंत्र की माता कहने के लिए शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मोदी को हराने के लिए पटना में विपक्ष के नेता जुट रहे हैं। 2019 में भी सभी दल एक साथ आए थे, क्या हुआ? सभी ने देखा इस बार तस्वीर में उद्धव ठाकरे का नया चेहरा होगा।
फडणवीस ने कहा, जंगल में कितने भी जानवर एकजुट हो जाएं, राजा शेर ही होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राजा साबित होंगे और उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे पाएगा। उन्होंने विपक्ष से कहा कि वो अपने नेता की चुनाव से पहले घोषणा करें। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी एकता को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कौन होगा प्रधानमंत्री? ममता तो कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम से दोस्ती करेगी तो मैं नहीं आऊंगी, मैं विरोध करूंगी। आप देख रहे हैं कि आपस में खटपट है। उन्होंने कहा कि कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है, जिसकी एकमात्र ये कोशिश है कि मोदी जी के खिलाफ अकेले कुछ नहीं कर सकते तो साथ में भी वही आएगा। उन्होंने कहा कि अब देवगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह से देश बहुत आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है। वहीं टीएमसी ने कहा कि रविशंकर प्रसाद जो कहते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, खुद उनकी पार्टी उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के साथ बढ़ते तनाव को कम करने के मकसद से चीन की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन सोमवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। ब्लिंकन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात तय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन बाद में ये मुलाकात तय हुई। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद से ब्लिंकन चीन की यात्रा करने वाले सर्वोच्च स्तर के पहले अमेरिकी अधिकारी हैं। वो पिछले 5 वर्ष में बीजिंग की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी विदेश मंत्री हैं। पाकिस्तान की सीनेट ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है कि कोई भी सांसद जीवन भर के लिए अयोग्य नहीं हो सकता है। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह विधेयक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की देश में वापसी और आगामी चुनाव में उनकी भागीदारी का रास्ता साफ करने की कवायद है। बता दें, नवाज शरीफ को 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की पीठ ने अयोग्य घोषित कर दिया था। 2018 में वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जीवन भर के लिए सांसद बनने के लिए अयोग्य हो गए थे। नवाज इलाज के लिए नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।